मुंबई शहर जो अपने अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स के लिए एक टाइम पे इतना मशहूर था, अचानक से आज ये सारे क्रिमिनल्स कहां पर चले गए? आज के स्टूडियो में अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास स्टार्ट से लेकर एंड तक हम जानने वाले हैं। सो बस बने रहो क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। ये वो दशक था जब मुंबई सिर्फ 3 लोग के नाम से जाना जाता था। नंबर 1 अफगानी मुंबईकर करीम लाला उर्फ पठान, तमिलनाडु से आया हुआ हाजी मस्तान और वरदरंजन मुदलियार उर्फ वर्धा भाई। ये तीनों 1930s में मुंबई आकर बसे थे और यहां आते ही इन्होंने एक चीज देखी, टैक्स। 400% इंपोर्ट टैक्स। लोग आज की तारीख में इतना टैक्स भरने के लिए तैयार नहीं है, वो दौर तो कुछ और ही था। अब यहीं पर इन तीनों को अपने धंधे का मौका मिल गया, इंपोर्ट टैक्स को चकमा देना। बॉम्बे पोर्ट पर कूली से शुरुआत करने वाले मस्तान ने इलीगल इंपोर्ट में अपने पैर गाड़े। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले वरदरंजन ने कार्गो की चोरी और सिटी में शराब के डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता पकड़ा। और पठान करीम लाला ने अपने तगड़े शरीर और अन्य अफगानी पंटरों के दम पर एक्सटॉर्शन रैकेट्स के साथ साथ शराब और गैम्बलिंग के ठेके चलाना शुरू किया। खैर, वैसे तो गैंगस्टर्स अपने इलाके में किसी को बर्दाश्त नहीं करते, खासकर की कंपेटिटर्स को, पर इन तीनों के बीच एक आपसी समझौता हो चुका था। और तभी तो मुंबई की एक माइंड में ये तीनों तलवारें होने के बावजूद भी सब कुछ बिना किसी राड़े के आसानी से चल रहा था। पर जैसे जैसे करके इन तीनों का दबदबा मुंबई पर बढ़ रहा था, 20 से 25 सालों के दौरान एक बच्चा मुंबई का चौथा हिस्सा लेने खड़ा हो रहा था। दाऊद इब्राहिम कास्कर, रत्नागिरी का एक कोंकणी मुस्लिम। इसने मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने बड़े भाई शब्बीर कास्कर और अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक गैंग बना ली। शुरुआत में तो ये लोग मिलकर वही छोटी मोटी चोरी चकारियां करते थे, बट उसके मन में एक ही सवाल था कि मुंबई के 3 डॉन के बीच वो अपना हिस्सा कैसे बनाएगा। उसे बस एक ही ऑप्शन दिखाई दिया कि मुंबई में रह रहे किसी भी डॉन को बस उंगली करो, उसकी गैंग से लड़ो, उसको हराओ और अपना हिस्सा बना लो। धीरे धीरे एक्सपैंड होते हुए दाऊद ने कुछ ऐसा ही किया। उसके 2 बंदों ने हाजी मस्तान के इलाके में अपने कुछ इलीगल धंधे शुरू कर दिए। और जैसे दाऊद ने सोचा था, हाजी मस्तान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर 19 साल के बच्चे ने जो बात नहीं सोची थी वो ये थी कि हाजी मस्तान अपने दोस्त करीम लाला के पठान गैंग के गुंडों की मदद से उसके दोनों बंदों को बुरी तरीके से पीट देगा। और बस यही थी वो शुरुआत जहां पर 2 पत्थर टकराने लगे और चिंगारियों का धुआं उठने लगा था, क्योंकि अब जलने वाली थी बदले की आग। 1974 में दाऊद को एक टिप मिला कि हाजी मस्तान के 4.25 लाख रुपए किसी को शक ना हो इसलिए एक टैक्सी के जरिए ले जाए जा रहे हैं। और यह सुनकर दाऊद को इसमें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। उसने अपने गैंग डी कंपनी को तुरंत ही इकट्ठा किया और उस टैक्सी पर धावा बोल दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्हें बाद में पता चला कि वो पैसे असल में पड़ोस के मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे, मस्तान के नहीं। लेकिन चोरी तो हो चुकी थी, वो भी पूरे 4.25 लाख की, जो कि उस समय में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। और इसीलिए ये लूट उस पूरे दशक की सबसे बड़ी डकैती बन गई। दूसरे दिन जैसे ये न्यूज दाऊद के कानों तक पहुंची, डर के मारे उसका गला ही सूख गया, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और नहीं, दाऊद के अपने खुद के पिता इब्राहिम कास्कर, जो मुंबई क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे, वो ही खुद कर रहे थे। दाऊद की इस हरकत का पता लगते ही तुरंत उन्होंने उन लड़कों को धर दबोचा और दाऊद को तो बेल्ट से पीटते पीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए। लेकिन फिर उस पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दाऊद को छोड़ दिया गया, लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई कि दाऊद खबरी का काम करेगा और पठान गैंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएगा और उसका सफाया करने में मदद करेगा। अब ये पुलिस की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि दाऊद ने डकैती पैसों के लिए नहीं बल्कि हाजी मस्तान को सबक सिखाने के लिए की थी। यहां पर सिर्फ एक बदले के लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठा सकता था, तो उसी बदले को पूरा करने के लिए मुंबई पुलिस का खबरी क्यों नहीं बन सकता है और इस गैंग को डिस्ट्रॉय करने में क्यों नहीं मदद करेगा। बस फिर दाऊद ने अपने क्राइम जर्नलिस्ट दोस्त इकबाल नैतिक के साथ मिलकर पुलिस को पठान गैंग के गैंगस्टर्स की लोकेशन बतानी शुरू कर दी। और इसके बदले में पुलिस दाऊद के छोटे मोटे क्राइम्स को भी अनदेखा कर रही थी और कुछ सालों तक सब कुछ खुशल मंगल ऐसा ही चलते रहा। पर पुलिस को शायद इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि दाऊद असल में इंसान के रूप में एक सांप भी निकल सकता है। एक ऐसा सांप जो अपने बिल में ही बैठकर मुंबई पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके पूरे मुंबई पर राज करने का सपना देख रहा है। फिर उसके कुछ 20-25 साल बाद आया 70s का दौर, जब बिल्कुल दाऊद के प्लान के मुताबिक पठान गैंग के कई सारे मेंबर्स पकड़े जा चुके थे। उनका एक्टिंग लीडर हाजी मस्तान भी 18 महीने की सजा काट रहा था और बाकी के 2 डॉन करीम लाला और वर्धा भाई भी डर के अंडरग्राउंड हो चुके थे।
और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने भी नेशन वाइड इमरजेंसी लागू कर दी थी। सो इस सब का नतीजा क्या था? दाऊद का एक कंपेटिटर पठान गैंग बिना किसी लड़ाई के मैदान से बाहर हो गया। नाउ नो राइवल और मार्केट फुल ओपन, तो दाऊद ने सीधा पठान और मस्तान के सारे इलीगल बिजनेसेस पर तुरंत ही हाथ मार लिया, उन पर कब्जा कर लिया और चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते डी कंपनी पठान गैंग के जितनी ही पावरफुल हो गई। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये गैंगस्टर्स काफी टेरिटोरियल जीव होते हैं, जिनकी ईगो उनके कद से भी ऊंची होती है। सो क्या पठान गैंग ये सब शांति से बस ऐसे ही ताड़ते रहने वाला था? जी नहीं। इमरजेंसी के बाद तीनों हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा भाई थोड़े बूढ़े और ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन करीम का भतीजा समाद खान चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा रिवाइंड में जाके याद करो, दाऊद ने तो अपने भाई बंधुओं के पिटने का पठानों से बदला लिया था, उनके इलाके से 4.75 लाख रुपए चुरा कर। लेकिन पठानों का तो जवाब आना अभी बाकी था और समाद खान के पास इसके लिए एक तरकीब थी। उसने सबसे पहले तो अपने गैंग के टॉप मेंबर्स सईद बाटला, आयुब लाला, अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर 1977 में दाऊद के एक दोस्त इकबाल नैतिक को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब बात यहां तक भी ठीक थी, लेकिन फिर 1981 में अपनी इसी गैंग में एक नए गैंगस्टर मान्या सुरवे को जोड़कर दाऊद के बड़े और सगे भाई शब्बीर कासकर को भी दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून डाला गया। इस हत्याकांड का नतीजा यह हुआ कि 1982 में मान्या सुरवे तो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन वो दाऊद इब्राहिम जो अब तक छोटे मोटे कांड किया करता था, अब वो एक फुल फ्लेज्ड डॉन बनने के रास्ते पर निकल पड़ा, क्योंकि अब बात आ चुकी थी अपने ही खून के बदले की। उसने सबसे पहले वर्धा भाई जैसे बड़े माफियाओं के लिए काम करने वाले राजन नायर उर्फ बड़ा राजन को उन खूनियों में से एक अमीरजादा की सुपारी दी और इसने अमीरजादा को बॉम्बे सेशन कोर्ट के बीचों बीच खुलेआम गोली से उड़ा दिया। अब इतना सब होने के बाद आग बुरी तरीके से लग चुकी थी और यही आग फैल के दोनों भी गैंग को खत्म करने वाली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पठान गैंग ने इसे सहकर नहीं लिया। अब भले ही बड़ा राजन गैंगस्टर वर्ल्ड में एक जाना माना खिलाड़ी था, लेकिन वो असल में अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट्स देने के चक्कर में इस 2 नंबर के धंधे में आया था। अमीरजादा के मर्डर के 1 महीने के अंदर अंदर ही बड़े राजन को भी सेम उसी तरह एक कोर्ट में टपका दिया गया, लेकिन अब्दुल कुंजू नाम के एक ऐसे लोकल गुंडे द्वारा जिसने राजन की गर्लफ्रेंड को भी उससे छीना था। मतलब यहां पर सैवेजनेस देख रहे हो। टेक्निकली पठान गैंग ने बड़े राजन पर डबल घाव किया था, उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीनकर और उसका मर्डर करवाकर। और ऐसा अक्सर ये गैंग्स करते हैं पूरी दुनिया में अपना खौफ फैलाकर। इसके अलावा ये गैंग्स ऐसा काम इसीलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये भी समझ में आ जाए कि ये काम किसने करवाया होगा। असल में उन दिनों बड़े राजन का एक शागिर्द, एक चमचा हुआ करता था, राजन निकलजे उर्फ छोटा राजन। एंड नीडलेस टू से अपनी गुरु की मौत से छोटा राजन पूरी तरीके से तिलमिला गया। वो डेस्परेटली कुंजू से अपने बड़े राजन के खून का बदला लेना चाहता था और इसीलिए जब एक दिन क्रिकेट एंथुसियास्ट कुंजू एक मैदान पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तब छोटा राजन ने मैदान के बीच में ही सबके सामने उसका मर्डर कर दिया। अब इससे छोटा राजन बन गया बड़ा राजन गैंग का इकलौता लीडर। अब भले ही बाकी किसी ने उसकी इस डेयरिंग को अप्रिशिएट किया या ना किया हो, एक इंसान ने जरूर किया। यस, दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद ने तुरंत ही छोटा राजन के साथ अपनी डोर जोड़ ली और समाद खान को मारने के लिए अपने गैंगस्टर दोस्त रामाभाई नाइक और बाबू रेशिम के साथ साथ उसे भी भेज दिया। इन तीनों ने समाद खान जैसी एक बड़ी मछली को फांसने के लिए एक खूबसूरत लड़की के जरिए एक ट्रैप बिछाया और 1984 में उसे एक ओयो टाइप के होटल की लिफ्ट में गोलियों से भून दिया। यानी कि अब दाऊद के भाई शब्बीर के कातिलों में से मान्या सुरवे डाउन हो चुका था, अमीरजादा डाउन हो चुका था और समाद खान भी डाउन। अब बचा कौन? आलमजेब पठान, सईद बाटला और आयुब लाला। लेकिन इनका भी गेम बचता इससे पहले ये खबर आती है कि आलमजेब और सईद बाटला पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और अयूब लाला मुंबई से फरार हो गया। यानी कि दाऊद के सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे, लेकिन अपने भाई के खोने का दर्द अब भी किसी आग की तरह उसके सीने में जल रहा था और इसीलिए उसने सोचा कि पठानों ने उसके भाई को मारा था, तो पठान गैंग के ओरिजिनल लीडर करीम लाला के भाई रहीम खान अभी भी जिंदा क्यों है? भाई के खून का बदला भी तो भाई के खून के साथ ही होना चाहिए। और बस फिर दाऊद ने एक बार छोटे राजन का नंबर घुमाया और उसे रहीम खान की सुपारी दे दी और 1986 में उसे भी टपका दिया। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पठान गैंग के 3 मेजर सपोर्टर्स हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धराजन मुदलियार ऑलरेडी काफी बूढ़े और ठंडे पड़ चुके थे।
और अब फाइनली रहीम खान के मरने के बाद पठान गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया। और फिर ये वो समय था जिसके बाद से शुरू होने वाला था मुंबई में दाऊद इब्राहिम का दौर। वो दाऊद इब्राहिम जो अब पूरे बॉम्बे का इकलौता क्रिमिनल मालिक था। मुंबई का यही नया मालिक आगे जाकर अपने ही दोस्त छोटा राजन और अरुण गावली के साथ पंगा मोलने वाला था। और यही दाऊद इब्राहिम आगे जाकर अपने ही दोस्त रमना भाई नायक और बाबू रेशम का भी मर्डर करवाने वाला है। वेल फ्रेंड्स, कहानी अभी बाकी है और कहानी अभी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और इसीलिए कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म कैसे हुआ, मैं लाऊंगा बहुत जल्द इसका अगला पार्ट 2। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, वरना आप अगला पार्ट मिस कर दोगे। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।